Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. Welcome to Creatrix YouTube channel, and we are live with another problem session. This time it is based on transformer construction and working. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर के बेसिक्स के वीडियोस ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे और अब टाइम आ चुका है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखने का. तो तैयार हो जाओ, पेन पेपर कैलकुलेटर लेके रखना. मेरे साथ साथ एक एक क्वेश्चन को बनाते चलेंगे और हम एक एक क्वेश्चन में आग लगाते चलेंगे. Let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am presently working as a director at an academy for GATE department. अब ये सब चीजें तो मेरे बारे में आप लोग जानते हो बेटा, लेकिन मैं क्या बोलता हूं, व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज द इंटेंशन बिहाइंड ऑल दीज इनिशिएटिव्स. और इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ एक है, अपने बच्चों को करियर में आगे बढ़ाना, जीवन में आगे पहुंचाना. दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ दिस चैनल. और उस इंटेंशन के तहत हम लोग आपके लिए इतने सारे इनिशिएटिव्स लेके आते हैं ताकि आप लोग फोड़ दो, मचा दो, एकदम आग लगा दो. अब हमारे जो इनिशिएटिव है यार, वो सिर्फ यूट्यूब तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. ये और कहां पे आपको मिलते हैं? ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप. तो अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हो तो हमारा कोई भी फ्री इनिशिएटिव एक्सेस कर सकते हो सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE. इसके अलावा मेरे बच्चों, मेरी सारी स्पेशल क्लास आपको यहां पे मिलती हैं bit.ly/अंकित ESE. यहां जाओगे तो अपकमिंग में हमारी सारी स्पेशल क्लास जो आगे होने वाली हैं वो मिलेंगी, और जो मैं पहले ले चुका हूं इवन PYQs आपको सॉल्व मिल जाएंगे इस लिंक पे इन गेट PYQ बाय AIR 1. PYQ माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. इसके अलावा आप चाहें तो बेटा आ सकते हैं प्लस पे, जहां मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स. और ना सिर्फ इतना, आपको होमवर्क में मिलता है डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट होता है आपका, एक टेस्ट सीरीज आपके लिए रखी जाती है, आपके लिए एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाता है और आपके सारे डाउट्स भी आंसर किए जाते हैं. एक सब्सक्रिप्शन में आपको सारी ब्रांचेस और सारे बैचेस प्रोवाइड होते हैं, चाहे फिर वो गेट हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज, PSU, असिस्टेंट इंजीनियर, हर तरह का बैच आपको मिलता है. बट अगर इससे भी 2 कदम आगे जाना है तो आइकॉनिक पे जाओ. वहां ये सबके साथ साथ एक पर्सनल कोच मिलता है जो खुद गेट और ESE टॉपर है. वो पूरा आपका टाइमलाइन बनवाता है, कैसे टाइम मैनेज करना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है. टीचर्स आपको गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं इन द स्टडी बूस्टर सेशन. आपके लिए टेस्ट एनालिसिस प्रोवाइड किया जाता है जहां आपको पता चलता है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एनालिसिस. इसके अलावा आपको पता चलता है सेक्शन बाय सेक्शन एनालिसिस. और आपको मिलता है स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा, जहां पे आपको थ्योरी बुकलेट्स, क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीजें डिजिटल फॉर्म में दी जाती हैं. और एक डेडिकेटेड टीम होती है जहां पे आप कोई भी अगर डाउट पोस्ट करते हो तो इमीडिएटली उसका आंसर मिलता है. अब अगर यहां पे आप कोड लगाते हो अंकित ESE, then you immediately get 10% discount and you also get my personal guidance. इसके अलावा मेरे बच्चों, आपके लिए नए बैचेस आ गए हैं जिसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेजरमेंट इन द मॉर्निंग. दिस बैच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम Wednesday only on Unacademy Plus and I'll be starting measurement at 7:30 AM daily. सेम वे में ECE के लिए भी नए बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 26 May. और बेटा अंकित ESE कोड लगा के अगर ज्वाइन करोगे तो आपकी 1 ईयर फीस होगी 27,225, 18 मंथ्स 34,650 एंड बेटा 2 इयर्स 39,600. मैं कहूंगा बच्चों 2 इयर्स के लिए जाना ताकि पर मंथ फीस मिनिमम रहे और आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो विदाउट इंटरेस्ट. आइकॉनिक पे जाओगे विद अंकित ESE, 1 ईयर होगा 45,225, 2 ईयर होगा 66,600. तो बेटा 2 इयर्स के लिए जाना, पर मंथ फीस मिनिमम है और इसको इंस्टॉलमेंट में भी भर सकते हो. अजय बेटा 2-3 दिन लगते हैं, उसके बाद मेल आ जाता है, तो थोड़ा सा सब्र रखो. आज ही टेस्ट हुआ है, बाय वेंसडे और थर्सडे यू विल कम टू नो. चलो शुरू करते हैं यार आज का सेशन, दैट इज ट्रांसफॉर्मर. और ट्रांसफॉर्मर में भी किसकी बात करेंगे? कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखें. द EMF पर टर्न of a single phase 2310 by 220 volt 50 hertz transformer is approximately 13 volt.
कैलकुलेट नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कोर। चलो भाई जल्दी से शुरू हो जाओ। मैंने आपको बताया ना इसमें ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन और उसके इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में हम क्वेश्चन लगाएंगे, फटाफट बनाना है। चलो 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 भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए चलिए चलिए, और बेटा लाइक दबा दिया करो, आते से ही अटेंडेंस मार्क कर देनी है सब लोगों को। ऐसा कोई बच्चा ना रह जाए जिसकी अटेंडेंस मुझे ना दिखे यहाँ पे, इमीडिएट अटेंडेंस मार्क होनी चाहिए। चलो कम ऑन एवरीवन, बी क्विक यार, बी वेरी वेरी क्विक। बोलो मेरे भाई, 18 एंड 189 सौरभ कह रहे हैं। चलो देखते हैं, देखें एक बार कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो ईएमएफ इक्वेशन की बात करते हैं। ये होती है 4.44 FN phi m होता है एक्चुअली। phi m इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स विच इज मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इनटू नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ये जो ईएमएफ पर टर्न दिया होता है, इसका मतलब क्या होता है ईएमएफ पर टर्न का? इसका मतलब होता है 4.44 F phi m, यानी 4.44 F BM AN। तो देखो प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट में इमीडिएटली सॉल्व कर सकता हूं। कैसे? क्योंकि मुझे ईएमएफ पर टर्न पता है, तो मैं इस वाले फॉर्मूले में डालूंगा। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी 1.4 दी है, तो यहां से नेट क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा। और आपको यह भी पता होना चाहिए नेट क्रॉस सेक्शन एरिया किसका एरिया होता है? दैट इज द एरिया ऑफ लैमिनेशन। और लैमिनेशन में अगर इंसुलेशन ऐड कर दी जाए तो दैट इज कॉल्ड एज द ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया। तो 13 बाय 4.44 बाय 50 बाय 1.4, तो ये आ गया 418.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे निकाल रहे होंगे 0.0418 मीटर स्क्वायर, वो भी सही है। अब बात है भाई नंबर ऑफ टर्न्स की। तो देखो नंबर ऑफ टर्न्स का ज्यादातर आपके पास यूनिक आंसर नहीं आता। आपको यहां पे स्ट्रैटेजी क्या रखनी है कि नंबर ऑफ टर्न्स निकालते वक्त आप लो वोल्टेज से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों? लो वोल्टेज से। तो नंबर ऑफ टर्न्स हम कैसे निकालते हैं? हम कहते हैं कि NL इज VL ओवर EMF पर टर्न। ठीक है, और 220 है लो वोल्टेज और ये है 13। पहले ना इसको राउंड ऑफ किया जाता है, तो पहले आप किससे निकालते हो? लो वोल्टेज से। ये आ रहा है भाई 16.923। ठीक है, अब आप यहां पे क्या ले सकते हो? यहां पे ना आप 2-3 वैल्यूज तक जा सकते हो, जैसे 16, 17, 18, ये चॉइसेस रख सकते हो ताकि आंसर नियर अबाउट रहे। नियर अबाउट का क्या मतलब है कि ईएमएफ पर टर्न जब निकालें वो 13 के आसपास ही आए। अब देख लेते हैं भाई, अगर मैं क्लोजेस्ट लेता हूं 17, तो NH कैसे निकालते हैं? NH ना कभी भी ईएमएफ पर टर्न से नहीं निकालना, आप फिर निकालना रेशो से। VH बाय VL इज NH बाय NL। तो आप कहेंगे NH कैसे आएगा? VH ओवर VL इंटू NL।
VH ओवर VL, VH ओवर VL यानी 2310/220, तो बेटा ये जाएगा 10.5 पे। अब देखो अगर आप NL को ऑड लोगे, अगर आप NL को ऑड लोगे तो गड़बड़ है। NL को ऑड लेने पे 10.5 इंटू ऑड इंटीजर तो आएगा नहीं, तो मैं NL का दूसरा ऑप्शन ले लेता हूं भाई 16, जिससे कि मेरा NH आ जाएगा 10.5 इंटू 16 168। अगर आप NL लेते 18 तो आपके पास आता 189। दोनों ही आंसर सही हैं, दोनों ही आंसर सही होंगे, बट आई वुड प्रेफर दिस वन, क्योंकि 16 इज मोर क्लोजर टू 16.9 एज कंपेयर टू 18। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है, तो दोनों ही आंसर सही होते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी आपसे एनईटी में नहीं पूछा जा सकता। क्यों नहीं पूछेगा न्यूमेरिकल आंसर में? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के अक्सर मल्टीपल आंसर्स होते हैं। तो कभी भी ये मत सोचना कि यहां पे आपसे क्वेश्चन का यूनिक आंसर मांगा जाएगा। लो यहां पे एनएल लिखना रह गया था ये, ठीक है। चल आगे चलें। अगला, अ सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर हैज 3 वाइंडिंग, a 220 volt primary, a 600 volt secondary, a 10-0-11 volt tertiary for a net area of 75 centimeter square. Calculate the number of turns in the 3 winding and the maximum flux density for 1.2 Tesla. चलो भाई, ये 10-0-11 यार ऐसा होता तो नहीं है। एक काम करते हैं ना, इसको 10-0-10 कर लो आप, क्योंकि ऐसे कभी दोनों तरफ अलग अलग वैल्यूज दी नहीं होती हैं। सेंटर टैप्ड ही होता है, सेंटर टैप्ड है तो दोनों तरफ वोल्टेज बराबर होगी। चलो अब करो इसको। मैंने 10-0-10 कर दिया, 11-0-11 भी हो सकता था, ठीक है। चलो बट मैंने क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया, आप इसी क्वेश्चन के अनुसार करो जो मैंने दिया है। बनाओ भाई। और देखो आपका एक एक क्वेश्चन पे ना कमांड कराते चलूंगा, एक एक तरह के क्वेश्चन पे, यानी कितनी तरह के क्वेश्चन गेट एग्जाम में बन सकते हैं सारे हम लोग कवर करेंगे, हर पॉसिबिलिटी कवर करेंगे। उसके बाद अगर गेट वाले कोई नया बनाते हैं, मान लो मशीन 12 नंबर 15 नंबर का आता है, 2 नंबर का नया भी आ गया, तो भी वो 2 नंबर में आपको दिमाग लगाना रहेगा। बाकी के जो 12 में से 10 नंबर होंगे ना, वो आपके गारंटीड फिक्स रहेंगे, उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलो कम ऑन एवरीबॉडी। बी क्विक यार, बी क्विक। बताओ जल्दी से, देखें एक बार। देखो एरिया दे दिया, फ्लक्स डेंसिटी दे दी। मैं एक काम करता हूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में ईएमएफ पर टर्न गिवन था ना, वो ना मैं यहां पे निकाल लेता हूं। 4.44 FBm/AN। पिछली बार इससे आपसे निकलवाया था एरिया, इस बार एरिया वगैरह सब दे रखा है, तो मैं ईएमएफ पर टर्न निकाल रहा हूं। ये निकाला किसी ने? कितना आ रहा है बताओ अगर भाई निकाला है। BM है 1.2, एरिया है 0.0075, ये आ रहा है 2 वोल्ट, 1.998 आ रहा है, उसको हम तो भाई 2 बोलेंगे, ठीक। अब जिसकी वोल्टेज सबसे कम है वहां से शुरू करना भाई। वोल्टेज सबसे कम कौन सी है? मिनिमम वोल्टेज इज टर्शियरी। किसकी है मिनिमम वोल्टेज? आपकी टर्शियरी वाइंडिंग की है। अगर टर्शियरी की मिनिमम है
तो 10 जीरो और 10 मिला के हुए 20 वोल्ट, यानी सेंटर के 10 ऊपर और 10 नीचे, तो 20 वोल्ट हुए। तो यहां पे एन टर्शरी कितना आ गया, वी टर्शरी बाय ईएमएफ पर टर्न 20/2 दैट इज 10। और देखो इसका ना इवन आना बहुत जरूरी है। इवन क्यों आना जरूरी है, जब कभी आपको सेंटर टैप्ड वाइंडिंग मिल जाए तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स इवन होने चाहिए, ताकि 50% टर्न सेंटर के ऊपर रहें और 50% टर्न्स आपके सेंटर के नीचे रहें। दैट इज व्हाई इट मस्ट ऑलवेज बी एन इवन नंबर। अब एक बार ये मिल गए ना, अब मैं क्या कहता हूं, V प्राइमरी बाय V टर्शरी इज N प्राइमरी बाय N टर्शरी। तो यहां से मैं N प्राइमरी निकाल सकता हूं भाई, V प्राइमरी 220, V टर्शरी है आपका 20 और N टर्शरी है 10, तो ये आ गया कितना 110। ऐसे ही V सेकेंडरी बाय V टर्शरी, N सेकेंडरी बाय N टर्शरी, N सेकेंडरी, V सेकेंडरी कितना है भाई 600 वोल्ट है, बाय 20 इंटू 10 300। तो आ गए ना तीनों टर्न्स, प्राइमरी के 110, सेकेंडरी के 300 और टर्शरी के 10। अभिनव का आंसर एकदम सही है। नमन बेटा थोड़ी सी गलती है कि टर्शरी में 10 टर्न्स होंगे ना कि 11, ठीक है। बाकी शुभम का भी एकदम सही है भाई। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ 6300 by 210 volt 50 hertz single phase transformer has EMF per turn of about 9 volt, maximum flux density 1.2 Tesla, HV and LV turns बताने हैं and the net cross section area of the core। बताओ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन की टाइप से ही है। चलो कर दो इसको जल्दी से कर दो यार, कम ऑन एवरीबॉडी। आयुष देखो, ईएमएफ पर टर्न का मतलब क्या है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय टर्न्स। तो वोल्टेज कितनी होगी, वोल्टेज डिवाइडेड बाय टर्न्स इनटू टर्न्स, एज सिंपल एज दैट। तो मैंने क्या लिखा कि अगर टर्शरी वोल्टेज को वोल्टेज पर टर्न से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा कितने टर्न्स हैं। अगर मैं ऐसा कहता हूं, मान लो कि एक टर्न का वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो 100 टर्न का कितना होगा 200। तो मैं यही तो कह रहा हूं, 200 वोल्ट को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएंगे। कितना सिंपल था, तो फंडा है। एरिया निकाल दिया। चलो देखें जरा, देखो अब ईएमएफ पर टर्न क्या है, 9 वोल्ट है। तो 9 इक्वल टू तो यहां पे 9 आ जाएगा 4.44, फ्रीक्वेंसी 50, बी दे रखा है 1.2 इंटू AN। तो देखें भाई तुम लोगों ने क्या गुल खिलाया है, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया सही निकाले हो या नहीं। 0.0337 यानी कि ये हो जाएगा 337.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ रहा है, 337.8। अब बात है टर्न्स निकालने की। तो टर्न्स निकालेंगे लो वोल्टेज से। तो लो वोल्टेज का वोल्टेज है 210, NL कितना आएगा 210/9, 70/3,
23.33। अब देखो आप इसको 23 भी ले सकते हो, 24 भी ले सकते हो, 25 लेना तो गलत हो जाएगा, 23 या 24 ले सकते हो। अब आप क्या कहोगे, NH बाय NL इज VH बाय VL, यानी 6300 बाय 210 30। तो ये तो देखो डायरेक्ट इंटीग्रल मल्टीपल है, तो अगर आप 23 भी लेते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। NL जो है क्लोजेस्ट वैल्यू कितनी है 23, तो NH कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 से हो गया 690। ठीक है, जब हमें आंसर एग्जैक्ट मिल रहा है तो हमें 24 तक जाने की जरूरत नहीं है, वी विल टेक 23 एंड 690। अगर ऐसा होता कि देखो ये वाली वैल्यू एग्जैक्ट ना आती 690, तब मैं 24 को भी ट्राई आउट करता जरूर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अ ट्रांसफॉर्मर इज डिजाइन टू हैव हॉट रोल्ड स्टील लैमिनेशन with a flux density of 1.2 Tesla. The weight of core and wire is found to be 100 kg and 80 kg. If the transformer is redesigned with cold rolled grain oriented steel lamination which permit a higher flux density of 1.6 Tesla, find the saving in the core and the wire material. The two type of core material have the same density and the total flux remains the same. Same density माने weight wise, जो mass upon volume होती है। आयुष बेटा इसका एक सिंपल सा मतलब है, जब आप लाइव में compete कर रहे हो बच्चों के साथ तो प्रेशर में नहीं बना पा रहे हो, तो इस चीज को ना ओवरकम करना जरूरी है। रिकॉर्डेड में पॉज करके बनाओगे बन जाएगा, क्योंकि एकांत है। अभी यहाँ पे क्या फीलिंग होती है लाइव के अंदर कि मैं कई सारे बच्चों के बीच बैठा हूँ और फिर ये डर लगता है कि मुझसे पहले और लोग बना लेंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा। तो ये फीलिंग को जिस दिन ओवरकम कर गए उस दिन आप एग्जाम में रैंक ला पाओगे, क्योंकि एग्जाम का पेपर घर ला के सॉल्व नहीं करना, उसको वहीं सेंटर पे करना है, सब बच्चों के बीच में, वहां लाइव सॉल्व करना है। ठीक है, इसका बस एक ही मतलब है कि तुम्हारा नॉलेज बेस में प्रॉब्लम नहीं है, यानी तुम्हें कंसेप्ट पूरा पता है, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हें कहां पे है, कंपीट करने में टाइमर के साथ, है ना। जब टाइम बाउंड हो जाती हैं चीजें तो बहुत बच्चे पैनिक कर जाते हैं, तो उनकी जो नॉलेज भी होती है ना एग्जिस्टिंग, वो उभर के नहीं आ पाती, वो दबी रह जाती है कहीं ना कहीं। चलो भाई कम ऑन। इसका निकाल दिया, कोर में कितना एरिया सेविंग है। देखो यहां पे हम क्या कहते हैं कि एज्यूम वोल्टेज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसके हिसाब से फ्लक्स मस्ट रिमेन सेम, फ्लक्स सेम आना चाहिए। तो हम कहते हैं B1 A1 शुड बी इक्वल टू B2 A2। तो इससे A2 बाय A1 कितना हो गया, B1 बाय B2। पहले वाले मटेरियल में कितना था फ्लक्स डेंसिटी 1.2, नए वाले में है 1.6, तो 0.75। ठीक है, 0.75 रह गया एरिया। अगर 0.75 एरिया रह गया यानी 25% एरिया घटा। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोर इज एरिया इनटू लेंथ। अब लेंथ तो हम लोग सेम मान लेते हैं कि कोर की लेंथ में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, या ये कह दो क्रॉस सेक्शन एरिया। देयरफॉर 25% रिडक्शन और सेविंग
और सेविंग इन कोर मटेरियल, इन कोर मटेरियल। ठीक है, लेकिन अभी वायर की बात नहीं हुई। अच्छा देखो, ये अगर 25% कोर मटेरियल आपने बचाया है तो पहले कोर का वजन कितना था? 100 kg। ओरिजिनल कोर वेट कितना था भाई? ओरिजिनल कोर वेट कितना था? 100 kg था। कितना था जी? 100 kg था। तो 25% की सेविंग से नया कोर का वेट कितना आएगा? न्यू कोर वेट इज 75 kg। कितना आएगा? 75 kg। ये बात क्लियर हो गई? चलो जी, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब बात करें वाइंडिंग की। वाइंडिंग की अगर बात करें, बट वाइंडिंग की बात करने के लिए मैं थोड़ा सा ना आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखो क्या होता है, अगर ये कोर की लिंब है, ठीक, इस पे अगर हम ये कहें कि हमारी वाइंडिंग बंधी है, तो हम ये कह सकते हैं सरकमफेरेंस ऑफ वायर is approximately circumference of core cross section। भाई अगर कोर का क्रॉस सेक्शन चौकोर भी है, ठीक है, कोर का क्रॉस सेक्शन चौकोर भी है, मान लो ये कोर का क्रॉस सेक्शन है, तब भी इसके चारों तरफ जो कॉइल लपेटी जाएगी वो कितनी लेंथ की होगी? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसका क्रॉस सेक्शन का सरकमफेरेंस कितना है। बात समझ रहे हो? सरकमफेरेंस कितना है। अब डायरेक्टली आप एरिया से रिलेट नहीं कर सकते, आप एक चीज समझेंगे, सरकमफेरेंस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ रहे हो मेरी बात को? सरकमफेरेंस कभी बेटा एरिया के प्रोपोर्शनल डायरेक्टली नहीं आ सकती। मान लो एक सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, वहीं उसकी सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर। यानी अगर एरिया प्रोपोर्शनल हुआ आर स्क्वायर के तो सरकमफेरेंस प्रोपोर्शनल होगी आर के। तो इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया। अब अगर ऐसी बात हो गई हमारे पास, इतनी बात हमको क्लियर हो गई, तो मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। फिर यहां पे मैं कहता हूं कि लेंथ ऑफ कॉपर वायर is directly proportional to root of core cross section area। कह सकते हो भाई ये चीज? कॉपर वायर की जो लेंथ है उसका प्रोपोर्शनैलिटी किसके बनेगा? रूट ऑफ कोर क्रॉस सेक्शन एरिया। अब हम यहां पे क्या कहते हैं? एरिया ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू करंट रेटिंग, जो कि सेम मानोगे। समझ गए? करंट रेटिंग तो आप सेम मानोगे। अब यहां पे मैं क्या कहता हूं, यहां पे मैं आपसे एक चीज क्या कहता हूं कि वॉल्यूम ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो इसका मतलब वॉल्यूम 2 बाय वॉल्यूम 1 इज रूट ओवर A2 बाय A1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ रूट ओवर 0.75 और 0.866। इसका मतलब क्या हुआ? 13.4% सेविंग इन कॉपर वायर। समझ गए भाई? बताओ मुझको ये बात समझ में आई? आप लोगों ने डायरेक्टली क्या किया ना, जितना एरिया घटा उतना ही आप लोगों ने मान लिया वायर घटेगी। लेकिन वायर क्यों घट रही है पहले ये सोचो।
अगर लिंब पतली हो जाएगी, लिंब पतली हो जाएगी, तो इस पे लपेटने वाली वायर की लेंथ भी कम लगेगी। अब ऐसे सोचो, ये मेरे पास एक पतला सा पेन है, एक मोटा पेन है, इस पे अगर मैं वायर लपेटता हूं, जैसे देखो ये वायर मैं लपेट रहा हूं, तो इसके अंदर वायर की सरकमफेरेंस ज्यादा बनेगी भाई, देखो है ना, दिख रहा है, ये समझ आ रहा है, ये वायर की सरकमफेरेंस ज्यादा बनेगी। और इस पे अगर मैं लपेटूंगा पतले वाले मार्कर पेन पे, तो वायर की सरकमफेरेंस मेरे को कम लगेगी सेम नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां पे कि सरकमफेरेंस जो लगेगी ना वायर की सरकमफेरेंस से क्या डिफाइन होगी, वायर की लेंथ। वायर की लेंथ डिपेंड करेगी उसकी सरकमफेरेंस पे, और सरकमफेरेंस इस बात पे डिपेंड करेगी कि ये जो कोर की लिंब है इसका एरिया कितना है। लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी नहीं होगी, क्या होगी प्रोपोर्शनैलिटी, रूट में। चाहे तो एक सर्कल का एग्जांपल लेके देख सकते हैं। अभी एक बच्चे ने पूछा सर हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड क्या होता है। बेटा मशीन के लेक्चर के अंदर अगर आप मटेरियल वाला पार्ट देखोगे आपको समझ आएगा कोल्ड रोलिंग और हॉट रोलिंग क्या है। चलो अगला सवाल, सवाल तो बहुत लंबा लग रहा है भाई, चलो रीड करते हैं। अ ट्रांसफॉर्मर हैज प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स ऑफ 1250 and 125 respectively. It has cross section of 36 centimeter square. RMS flux density is limited to 1.4 Tesla. What is the maximum 50 hertz voltage that can be applied to primary side and the corresponding secondary open circuit voltage? पहले ना इसका फर्स्ट पार्ट ही आप करो, पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट करो जहां तक क्वेश्चन हमने मार्क कर रखा है। अभिनव बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की इंप्रूवमेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करके ही आ सकती है। जैसे अब ये कहें कि सर कोई टिप्स दो क्रिकेट खेलने की, तो बेटा प्रैक्टिस करोगे टेक्निक सही हो जाएगी, प्रैक्टिस ही नहीं करोगे टेक्निक ही नहीं सही होगी, है ना भाई। न्यूमेरिकल की तैयारी बिना न्यूमेरिकल करे थोड़ी ना हो सकती है कि घर बैठे बैठे देखते रहें क्वेश्चन के वीडियोस और न्यूमेरिकल बनने लग जाए, ऐसा नहीं होता। क्रिकेट की कितनी भी वीडियो देख लो, क्रिकेट खेलना नहीं सीखोगे जब तक ग्राउंड पे खुद नहीं उतरोगे। सेम चीज यहां है, जब तक अपने हाथ से सवाल नहीं लगा लोगे तब तक आपकी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। चलो क्वेश्चन बहुत इजी है ये, बस आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत लगेगा इसे सॉल्व करने में, और कोई बात नहीं है। पहले पार्ट का आया किसी का? चलो पहले पार्ट को हम करते हैं। देखो एरिया दिया है, फ्लक्स डेंसिटी दी है, टर्न्स दिए हैं, तो मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जी V प्राइमरी क्या होगा, 4.44 F N प्राइमरी BM AN। ठीक है, ये पूछ रहा है ना कितनी मैक्सिमम वोल्टेज लगा सकते हो। मैक्सिमम का मतलब ये मत समझना, अच्छा RMS फ्लक्स डेंसिटी दे रखा है लेकिन हमें मैक्सिमम चाहिए होता है 1250, ये कन्वर्ट किया क्योंकि RMS फ्लक्स डेंसिटी दिया है। ये चीज पे ध्यान देना भाई, हमें जो फाई चाहिए होता है वो फाई m होता है। ये क्या दिया है, RMS फ्लक्स डेंसिटी, हमें क्या चाहिए होता है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, और एरिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहां से वोल्टेज क्या आएगी, RMS या मैक्सिमम, बताओ वोल्टेज क्या आएगी, RMS या मैक्सिमम। ये आ गया 1978 अप्रोक्सीमेटली। बताओ ये क्या वोल्टेज है, RMS या मैक्सिमम। V सेकेंडरी इज V प्राइमरी इंटू NS/NP।
ठीक है, ये आ गया। यहां पे जो वोल्टेज आएगी बेटा वो आरएमएस होती है, यही तो तुम्हें ध्यान रखना है। आरएमएस वोल्टेज निकालने के लिए वी नीड टू मेक यूज ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स। ये गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे देखो चैट में लिख रहे हैं सर मैक्सिमम आएगी। ये जो फॉर्मूला है ये आरएमएस वोल्टेज का है, अगर मैक्सिमम होती है ना तो यहां पे 2 पाई आता है। ये 4.44 क्या है, √2 पाई। √2 पाई किस लिए आता है, क्योंकि हम मैक्सिमम से आरएमएस में आते हैं, तब ये 4.44 बनता है। चलो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। द कोर हैज अ मीन लेंथ, यानी एल दे दिया, रिलेटिव परमिएबिलिटी दे दिया, एक्साइटिंग करंट कह रहा है प्राइमरी वाइंडिंग को एक्साइट किया है जो वोल्टेज फर्स्ट पार्ट में आई है। अब एक चीज सोचो, ये जो आपको एल दिया है, आपको म्यू दिया है, इससे आपको क्या निकालना पड़ेगा, इससे आपको निकालना पड़ेगा मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। यानी कि जो फ्लक्स पैदा हो रहा है, या तो ऐसा सोच लो जो फ्लक्स पैदा हो रहा है उसके लिए रिलक्टेंस निकाल लो। आप ऐसे ही कर लो, पता है ऐसे भी कर सकते हो आप ना, रिलक्टेंस निकाल लो। रिलक्टेंस अगर आपके पास आ गई बेटा तो आप ये समझो आपके पास फ्लक्स है, आपके पास रिलक्टेंस है, तो आप मैग्नेटाइजिंग करंट तो दे ही सकते हो। मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है, द करंट रिक्वायर्ड टू सेट अप फ्लक्स। तो आपका जो भी फ्लक्स बन रहा है कोर के अंदर उसके लिए कितना करंट रिक्वायर्ड है, दैट इज योर मैग्नेटाइजिंग करंट। तो निकालो जरा कितना आएगा। इसमें वोल्टेज वगैरह की एक्चुअली जरूरत भी नहीं है अगर फ्लक्स से जाओगे, फ्लक्स और एमएमएफ से। चलो बनाओ इसको। गुड इवनिंग किशन बेटा, अ वेरी गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बनाओ इसको। और देखो जैसा आप लोगों का डिमांड था, मैं हल्के क्वेश्चन नहीं लेके आ रहा हूं, क्योंकि इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव अलग है। इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव है आपको मशीन्स में एक्सपर्ट करना। एरिया ये दे रखा बेटा ऊपर। ऋषभ फाई मैक्सिमम लेते हैं, लेकिन वोल्टेज आती है आरएमएस। ठीक है, वोल्टेज की जो पीक वैल्यू होती है ना वो होती है 2 पाई इंटू एफ इंटू फाई मैक्स इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। अब 2 पाई को हम √2 से डिवाइड कर देते हैं तब वो आरएमएस बन जाती है, लेकिन फाई तो मैक्सिमम ही रह गया ना। चलो देखें, देखो सेकेंड पार्ट में दिखाता हूं कि अगर हम रिलक्टेंस निकाल लें L बाय म्यू ए, तो L दिया है आपको कितना, 150 सेंटीमीटर, म्यू होगा 4 पाई। मजा आ रहा है ना भाई, क्वेश्चंस में अच्छे क्वेश्चन है। और म्यू आर है 8000, एरिया तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया ही था। देखो यहां से रिलक्टेंस आएगी कोर की। एक बार रिलक्टेंस अगर देखें, मुझे मजा ऐसे ही क्वेश्चनों में आता है जो थोड़े से चैलेंजिंग हो ना। 41446.6 एम्पियर टर्न्स पर वेबर। अब हम क्या कहते हैं, N इंटू आई म्यू इज फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस। आई म्यू क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट। म्यू क्यों लिखते हैं, क्योंकि परमिएबिलिटी की वजह से आ रहा है ना। अब रिलक्टेंस तो आ गई, और फ्लक्स ये निकाला था, देखो ये वाली क्वांटिटी थी ना फ्लक्स। लेकिन अब सर यहां पे फ्लक्स का मैक्सिमम लें या आरएमएस, अब ये डिपेंड करता है आपको आई म्यू में क्या चाहिए, आरएमएस या मैक्सिमम। अगर आप चाहते हो आपको आरएमएस चाहिए, अगर आप ये चाहते हो यू वांट आरएमएस, तो आपको फ्लक्स का भी क्या यूज करना पड़ेगा, आरएमएस। तो मैं यहां पे क्या कहता हूं, सीधी बात है, अगर फ्लक्स मैक्सिमम तो आई म्यू भी मैक्सिमम। ये क्या है, आरएमएस फ्लक्स, तो इससे आई म्यू भी आरएमएस आएगा ना। हाँ
तो एन कौन सा लोगे? प्राइमरी वाला, क्योंकि एक्साइटिंग करंट प्राइमरी पे ही आएगा ना भाई। ड्रॉ कौन करेगा करंट? प्राइमरी। तो आई म्यू आ रहा है 0.167 एम्पियर। मुझे बताओ यही आया कि नहीं आया? यही आ रहा है 0.167। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। ये चीज क्लियर हुई। इसी को करने का ना, जिसने ट्रांसफॉर्मर आगे पढ़ रखा हो, एक और तरीका होता कि हम एक्सएम निकाल देते, तो V बाय एक्सएम करते तो भी आई म्यू आ जाता। अब इसने बोला है हमें ये बताना मैग्नेटाइजिंग ससेप्टेंस। ससेप्टेंस होती है 1 बाय रिएक्टेंस। तो रिलक्टेंस आने के बाद मैं क्या कहता हूं कि L मैग्नेटाइजिंग प्राइमरी, तो ये ऐसे आ सकता है N प्राइमरी स्क्वायर बाय रिलक्टेंस। आप ये जो मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस है ना, इसको आप कहीं पे भी ले सकते हो, प्राइमरी या सेकेंडरी। अगर प्राइमरी टर्न्स का यूज करोगे तो प्राइमरी पे आएगी, और सेकेंडरी का यूज करोगे तो सेकेंडरी पे आएगी। ये आ रही है 37.7 हेनरी और LMS, ठीक है, ये होगी N सेकेंडरी स्क्वायर बाय S। तो N सेकेंडरी तो 125 है, तो 100 से डिवाइड कर लो भाई, 0.377 हेनरी। अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना आता है टर्न्स रेशियो के स्क्वायर से, तो ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पे बेटा ससेप्टेंस इज 1 बाय ओमेगा LMP। ओमेगा कितना होगा भाई? 2 पाई इंटू 50, 1 डिवाइडेड बाय 100 पाई डिवाइडेड बाय 37.7। तो ये आया 84.4 माइक्रो सीमेंस। BM सेकेंडरी 1 बाय ओमेगा LM सेकेंडरी, तो ये हो जाएगा 8.443 मिली सीमेंस, ठीक है, ये हो गया। अब सी पार्ट पे आ जाओ। अब देखो सी पार्ट में क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी ले तो लिया बेटा, म्यू नॉट म्यू आर। कितनी बार लोगे? म्यू नॉट म्यू आर ले तो लिया। अब सी पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर ट्रांसफॉर्मर 60 हर्ट्ज पे चलता तब कितना प्राइमरी वोल्टेज होता और तब क्या मैग्नेटाइजिंग ससेप्टेंस होता। अब 50 की जगह 60 हर्ट्ज लेना है। तो काम तो अभी भी इजी है, ये वाला पार्ट में डायरेक्टली आपको सॉल्व करके दे दे रहा हूं, क्योंकि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। यहां पे आप V प्राइमरी निकालते, मेरे साथ साथ कर लो कैलकुलेट, 4.44 FNBM AN 4.44 इंटू 60 इंटू 1250 इंटू 1.4√2, और एरिया कितना होता भाई? एरिया था 0.0036, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? टू 2373.5, ये हो गया। और बेटा देखो इंडक्टेंस तो बदलती नहीं, बस BMP जो था ना 1 बाय ओमेगा LMP, ये चेंज हो जाता। अब ओमेगा में आप रखते 1 डिवाइडेड बाय 120 पाई, 2 पाई इंटू 60 करते ना, L थोड़ी ना चेंज हो रहा है, 70.36 माइक्रो सीमेंस, ठीक है। और BMS 1 बाय ओमेगा LMS 7.036 मिली सीमेंस, ये आ जाता। सही है। हमने बस क्या किया है, फ्रीक्वेंसी 50 की जगह कर दी है हमने 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर विद अनसैचुरेटेड मैग्नेटिक सर्किट is increased by 50% and the frequency is reduced to 50%, the maximum flux density will, अब ये जल्दी होना चाहिए भाई, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा? वोल्टेज 50% इंक्रीज की है और फ्रीक्वेंसी 50% डिक्रीज की है, बताओ।
ईएमआई का मैराथन नहीं होगा क्या आज? ईएमआई का मैराथन क्यों होगा? मुझे ट्रांसड्यूसर कराना था इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, वो तो मैंने करा दिया तुम्हारा। मैंने ये थोड़ी बोला था पूरा मेजरमेंट करा रहा हूं, मैंने बोला था ईएससी के लिए ऑफिसर्स बैच में। ऑफिसर्स बैच क्या है? इंजीनियरिंग सर्विसेज का इनिशिएटिव है। उसके अंदर हमने क्या किया? उसके अंदर हमने इंजीनियरिंग सर्विसेज के सारे एक्स्ट्रा पोर्शन कराए, तो वहां पे तो ट्रांसड्यूसर ही आएगा ना। बहुत बढ़िया, आंसर इज ए। तो हम क्या कहते हैं कि देखो वोल्टेज इज 4.44 एफ एन बी एम ए एन, तो बी एम इज प्रपोर्शनल टू वी बाई एफ। तो हम कहते हैं बी एम टू बाय बी एम वन इज वी टू बाई वी वन, और फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए एफ वन बाय एफ टू। अब वोल्टेज 50% बढ़ाया है तो 1.5 टाइम्स हो गया, फ्रीक्वेंसी 50% कर दी गई है तो ये आ गया 3। सिंपल है ये वाला, आंसर इज 3। नेक्स्ट, द वोल्टेज अप्लाइड टू प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ एन अनलोडेड सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज गिवन बाय 400 cos ओमेगा टी, 100 cos 3 ओमेगा टी। द प्राइमरी हैज 500 टर्न्स, frequency of applied voltage is 50 hertz. What is the maximum value of flux in milliweber? बताओ भाई, maximum value of flux in milliweber. थोड़ा सा इसमें ना दिमाग लगाना पड़ेगा, ये डायरेक्ट नहीं बनेगा। चलो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। टू 2.8 मिलीवेबर, देखते हैं यार। बाकी लोग भी निकालो। डी, देखिए मैं बताऊं, देखो आप ना लेंस लॉ से अप्रोच करो। चलो जी, ये लिख लिया सर जी हमने। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मुझे ना फ्लक्स का भी कुछ ऐसा फंक्शन चाहिए। यहां मुझे फ्लक्स का भी कुछ ऐसा फंक्शन चाहिए जैसा वोल्टेज का आ रहा है। तो अब मैं यहां पे क्या कहता हूं कि वोल्टेज इज -500 डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी इज -v बाय 500। तो यानी वोल्टेज बाय 500 को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देखना जरा, मैं ऐसे लिख दूं क्या? बताना आप लोग मुझे, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? कॉस का इंटीग्रेशन साइन, आप ही लोग बताना। कैन आई राइट लाइक दिस? ऐसे लिख सकता हूं भाई, ऐसे मैंने लिख दिया। अब ना ये दोनों टर्म अलग अलग कैलकुलेट कर लो यार जरा। 0.8 बाय 100 पाई, 2.546, इसको माइनस को बाहर ही रहने दो, 2.546 साइन ओमेगा टी, और 0.636 साइन 3 ओमेगा टी।
ठीक है, तो यानी देखो फ्लक्स के अंदर दो टर्म आ गई। फर्स्ट इज योर क्या बोलोगे, फंडामेंटल, सेकंड इज योर थर्ड हार्मोनिक। ठीक है भाई, तो अगर मैं देखूं जो मेरे को लगता है होना चाहिए, देखो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर मैं फ्लक्स का ग्राफ ड्रॉ करूं, ध्यान से समझना, एक तो साइन ओमेगा टी आ रहा है, माइनस साइन ओमेगा टी है ना, ये आ गया, एक है माइनस साइन 3 ओमेगा टी। कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, अब ये जो है ऐसा है, तो यार इसकी मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्टली ग्राफ से देख के जज करना तो मुश्किल है, लेकिन मुझे क्या लग रहा है ना, मैक्सिमम लोगों ने क्या किया होगा, जस्ट लेट मी चेक। .624 जो लोग निकाल रहे हैं, 2.624 जो लोग निकाल रहे हैं ना, एक्चुअली वो लोग क्या कर रहे हैं, √a² + b² कर रहे हैं। बेटा वो RMS के लिए होता है। अगर आपसे ये पूछा जाता ना, देखो RMS फ्लक्स अगर मैं पूछता, RMS फ्लक्स, तो आप क्या करते, आप ये करते, एक फोरियर सीरीज के RMS का फॉर्मूला लगाते। ठीक है, इसके आगे मैं यूनिट भी ले देता हूं, मिली वेबर में चल रहा है सब, समझ रहे हो। देखो यहां ना मैक्सिमम नहीं बता पाओगे, लेकिन RMS जरूर बता सकते थे। देखो बहुत सारे लोग अगर करते, ये आता 1.8557, लेकिन इसमें ना √2 मल्टीप्लाई करके ये मत कह देना मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ये मत कह देना मैक्सिमम हो जाएगा √2 से मल्टीप्लाई करके। क्यों मत कह देना भाई, ऐसे क्यों ना कहें सर, क्योंकि बेटा जब ये दोनों वेवफॉर्म ऐड हो गई, इट इज नो लॉन्गर अ साइनोसोइडल। ये ध्यान देना, जब ये दोनों वेवफॉर्म ऐड हो जाएंगी तो ये साइनोसोइड बचेगा नहीं, और वो √2 वाला फैक्टर किसके लिए लगता है, साइनोसोइड के लिए। तो आप यहां पे नहीं कर सकते हो ऐसा, तो यहां पे RMS तक जा सकते हो। देखो रिजल्टेंट ना इसका ऐसा आता है, ऐसा, इट इज नॉट साइनोसोइडल। तो रिजल्टेंट जब साइनोसोइडल नहीं है तो आप RMS में √2 मत मल्टीप्लाई कर देना। बात समझ में आई भाई? 31 तारीख से कर तो रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट, और कैसे करें, डू नॉट मल्टीप्लाई √2 टू कंप्यूट मैक्सिमम फ्लक्स as total flux is not sinusoid, total flux is not sinusoid। ठीक है, तो RMS तक जा सकते हो। तो यहां पे भी आप क्या लगा दोगे, none of these, none of these आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। वोल्टेज का भी RMS निकाल सकते हो, वोल्टेज का भी पीक नहीं बता पाओगे। पीक इसलिए नहीं बता पाओगे, पीक अगर निकालना है ना, इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जीरो करके करना पड़ेगा। हाँ, कैन वी डिफरेंशिएट, ये बिल्कुल कर सकते हो। इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेके जीरो करके तब निकालो, ऐसा बिल्कुल कर सकते हो। तो एक कॉस आएगा, एक cos 3 ओमेगा टी आएगा। आप नहीं तो ऐसा कह दो फ्लक्स का डेरिवेटिव वोल्टेज ही तो होगा, तो वोल्टेज जीरो कहां हो रही है, जहां cos ओमेगा टी और cos 3 ओमेगा टी एक दूसरे के नेगेटिव हो जाएं। अब उसको सिंप्लीफाई कर डालो, फिर ओमेगा टी कितना आएगा। ठीक है, चल अगला ट्राई करो। चल, तो बेटा RMS वोल्टेज ओवरऑल में थोड़ी ना 4.44 FN5 लग जाएगा अभिनव। ऐसी गलती मत करना कि टोटल वोल्टेज का RMS निकाल के 4.44 FN5 लगा दो, क्योंकि F क्या लोगे, F क्या लोगे भाई,
एफ तो एक फंडामेंटल के लिए 50 है, तो थर्ड हार्मोनिक के लिए 150 है। मिस्ट्री ऑफ मिस्ट्री बेटा, चैट को स्पैम मत करो, नहीं तो भगा दिए जाओगे चैनल से, समझ रहे हो। चैट को स्पैम मत करो। मेजरमेंट का पूरा कोर्स पड़ा हुआ है इस चैनल पे, आप देख सकते हो, ठीक है। बार बार मेजरमेंट की डिमांड मत करो, मेजरमेंट बाद में आएगा। सुभादीप बेटा, ये गेट, ईएससी, एसएससी सबके लिए चल रहा है। सौरभ कैसे 90 डिग्री पे मैक्सिमम कर दिया? 90 पे साइन 3 ओमेगा टी तो मिनिमम होता है, -1 होता है, समझ रहे हो। तो आपने बस साइन ओमेगा टी को देख के थोड़ी ना मैक्सिमम कर सकते हो। अगर मैक्सिमा निकालना है किसी फंक्शन का, तो आप जानते हो ना डेरिवेटिव 0 करके निकाला जाता है, या तो वैसे जाओ फिर डेरिवेटिव 0 करके, ठीक है। बट उतना पूछेंगे नहीं कभी कि मैथ्स इतनी घुसा दें इसके अंदर। क्या बोला है? A single phase 50 Hz core type transformer has square core, permissible flux density, number of turns on the LV side। देखें, देखो, अगर आप स्क्वायर कोर का ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया निकालें, दैट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कैसे निकाला भाई? 20 इंटू 20। नेट क्रॉस सेक्शन एरिया 0.9 इंटू 400, 360, ठीक है। 0.036, एक सेकेंड, यहां 36 था, ठीक है। 0.0036 लिया था ना, वही मैं कंफ्यूज हो रहा था, कहीं वहां भी तो हमने 0.036 नहीं ले लिया, मीटर स्क्वायर। अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द एलवी वाइंडिंग, तो 200 इज 4.44 एफ एन एल बी एम ए एन। लो वोल्टेज की वोल्टेज 200 है ना, एफ है आपका 50, राइट, 50 दे रखा है, हाँ। एन एल हमें निकालना है, बी एम है 1 और ए एन है 0.036। तो यहां से एन एल कितना आएगा? तो ये तकरीबन 200/8, ऑलमोस्ट 25 आएगा, ठीक है। तो आंसर इज डी, आंसर विल बी डी। हाँ भैया, वाईटी पर 31 से स्टार्ट हो रहा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। चलो अगला, अ सिंगल फेज, फेज की थोड़ी सी स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है। अ सिंगल फेज शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर विद सैंडविच कॉइल has the dimension in centimeter as shown. The ratio is 20,000 by 4,000 volt and the flux density is not to exceed 4.2 Weber per meter square. Find the number of turns in the several section of the alternative arrangement. बताइए भाई। राहुल बेटा, उसका भी अनाउंसमेंट करूंगा जल्दी, डोंट वरी। चलो बनाओ। मैंने बोला तो राहुल बेटा कि करेंगे उसका भी जल्दी अनाउंसमेंट, डिजिटल के सीक्वेंशियल का, ठीक है। डोंट वरी, उसको भी हम करेंगे कंप्लीट। बट इतने एटलीस्ट जो पोर्शन हो चुका है उसको तो स्प्रेड करो जितना कर सकते हो। मैं देख रहा हूं उस पर भी कुछ खास व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं। देखें भाई, कोई निकाल पाएगा क्या इसको?
रिप्लाई तो किया बेटा, और कैसे रिप्लाई लोगे राहुल भाई? यहां पे ये देख रहे हो, वाइंडिंग्स को मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड किया क्योंकि सैंडविच टाइप ऑफ कॉइल है, और हर सेक्शन के आपसे नंबर ऑफ टर्न्स निकलवा रहा है। क्यों भाई, लग रहा है एकदम गजब लेवल के क्वेश्चन मशीन के? लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो देखो जरा, 17 और ये भी 17, ठीक है, ये 120, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ना बीच वाली लिंब में ऐसे जा रही होगी। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी तो जाएगी जैसे कॉइल दिखा रखी है। अगर मान लो कॉइल ऐसे करंट कैरी करे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जाएगी ना, कॉइल अगर ऐसे करंट कैरी करे। अब बेटा इसके लिए आपको एरिया कैसा लेना पड़ेगा? एरिया ना आपको ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। यहां पे 34 और इधर 120, ये दिख रहा है ना हमें, गहराई 120 है। तो पहले मैं क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लेता हूं। समझ में आया? 34 इंटू 120। मैं सही बताऊं, इस लेक्चर के क्वेश्चन से आई एम रियली हैप्पी। वानी, विच लैंग्वेज यू वांट द शेड्यूल इन? आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी? विच लैंग्वेज डू यू प्रेफर? ठीक है, ये हुआ, ये क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, हर वाइंडिंग में कितने टर्न्स होंगे। तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं ना ईएमएफ पर टर्न निकाल लेता हूं, उससे क्या है लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है। ईएमएफ पर टर्न 4.44, एफ है 50, बीएम कितना है 4.2 इंटू 0.4080, $380.419। बाप रे, इतनी ज्यादा वोल्टेज आ रही है। यही आ रहा है भाई ईएमएफ पर टर्न? बताओ जल्दी से, ईएमएफ पर टर्न यही आ रहा है क्या? जल्दी बोलो। 380.419, मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए यार। ये सारी डायमेंशन, हाँ सेंटीमीटर में ही है, ये लिखा सब कुछ सेंटीमीटर में है। अब ना एक बार NH और NL निकाल लेते हैं। अब देखो VH कितना है 20,000। आपको बताऊंगा बस, इसके अंदर एक ही एक्स्ट्रा एफर्ट है, VL है 4,000। अब देखो, अब ये जो A वाला पार्ट है, ए वाले में ना ये ध्यान देना, LV के 3 सेक्शन हैं और HV के, अच्छा फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज है। थैंक यू यार ये बताने के लिए ना कि फ्रीक्वेंसी इज 25। $190.21, ठीक है। चल अब देखें, अब देखो ये ध्यान देना यार कि LV के ना 3 सेक्शन है और HV के 2 हैं। तो अगर हम LV की बात करें तो हमारे जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कुछ ऐसे आने चाहिए, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तभी तो 3 सेक्शन में डिवाइड करोगे। LV के 3 है। अरे रुक जाओ भाई, सवाल कराने दोगे कि टाइम टेबल ही लेके जाओगे बस। 21.03, तो इसको 21 ही मान लो सीधे। तो यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे क्या होगा, 21 मान सकते हो या 21 अगर मान लिया तो ईच सेक्शन में आ गए 7
लेकिन अब अगर यहां से NH निकालो तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, वोल्टेज के रेशो से। 20,000 बाय 4,000 तो ये आ गए 105। अब बेटा लेकिन यहां पे ना यहां पे आपको HV पे दो पार्ट में डिवाइड करना था, ठीक है, HV पे दो पार्ट में डिवाइड करना था। अब जब दो पार्ट में डिवाइड करना था तो NH मस्ट बी इवन, NH मस्ट बी इवन सिंस इट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो ये तो इवन होना चाहिए। तो अब हम क्या लें, देखो NL3 के मल्टीपल में चलना चाहिए, NL3 के मल्टीपल में चलना चाहिए, यानी कि या तो आप NL को 18 लो फिर, या फिर आप 24 लो। तो हम क्या करते हैं, अगर हम NL को 24 लेते हैं तो ईच सेक्शन में कितना आ गया, 8 आ गया। 3 सेक्शन है ना इसके, और इससे NH कितना बन गया, 20,000। समझ रहे हो मेरी बात को, बाय 4,000 इंटू 24 यानी 120। तो यहां ईच सेक्शन में कितना बन गया भाई, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना था यानी 60। क्लियर हुआ, 60 हो गया। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है, देखो नेक्स्ट में बेटा यहां पे LV के कितने सेक्शन है, 1 2 3 4 5, और HV के 1 2 3 4। HV को 4 पार्ट में डिवाइड करना है और LV को 5 पार्ट में, ठीक है। LV 5 सेक्शंस, तो आप NL क्या ले लो भाई, 21 निकल के आ रहा था ना, तो आप NL क्या ले लो, 20 ले लो। तो ईच सेक्शन में कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। और फिर आप NH निकाल दो, NH कितना आएगा, 20,000 बाय 4,000 इंटू 20 यानी कितना आ गया ये 100। और इसके कितने सेक्शन है भाई, 4 सेक्शन है। तो ईच सेक्शन में कितना आ गया, ईच सेक्शन में आ गया आपका 25। चमका, इस हिसाब से आपको लेना पड़ता है, इस हिसाब से आपको लेना पड़ता है। क्लियर है, चलो लास्ट क्वेश्चन करो भाई। आप 50 हर्ट्ज 3 फेज होगा, ये 8 फेज नहीं होगा। 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर इज टू बी बिल्ट फॉर 10,000 by 500 volt ratio connected star delta. They have a square cross section and the coils are to be circular. Taking an induced EMF 15 volt per turn, maximum core density 1.1, cross sectional dimension of the core and the diameter of circumscribing circle and number of turns per phase. करो भाई। हाँ, अब मैं तुम लोगों का आंसर देता हूं। In English language right now we are running communication system and signal system on this channel. Okay, signal system is being taken by KV Swami sir, communication system is being taken by Kankaiya Naidu sir, and already some subjects are there in English like power electronics, like control system, like EMFT, networks. All of these are already present on this channel in English, which you can search out. Just write Creatrix and the subject name, you will be able to figure out the playlist. Other than that, what is available in Hindi right now? I am taking machines question series on weekend. Okay, on a daily basis I am taking power system for HPCL at 12. From 31st I will be starting power electronics comprehensive course in Hindi on this channel. Okay, other than that, on Planet Gate YouTube channel every day at 6 PM I am teaching networks. So that is all that is going on with me. Okay, चल
और इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्टों का कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, आपको बस सर्च करना है और देखना है। बताओ भाई, आया? अभिनव दे रहे हैं आंसर, चलो देखते हैं। देखो एक बार, चल देखो, आपको यहां बेसिक पता होना चाहिए स्टार डेल्टा का। अगर स्टार साइड ले रहे हो तो फेज वोल्टेज इज लाइन वोल्टेज बाय √3। अब प्राइमरी को स्टार बोला गया है ना, यानी 10,000 बाय √3। अब आपसे क्या बोला है, बट इसकी जरूरत कहाँ है? चलो, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही निकाल दिया है। ईएमएफ पर टर्न कितना है? 15 वोल्ट है। 15 इज इक्वल टू 4.44 एफ एन। एन हमें सॉरी एफ फाई होगा BM AN। समझ रहे हो? ईएमएफ पर टर्न की बात हो रही है ना, नंबर ऑफ टर्न्स तो आएगा ही नहीं। BM कितना है भाई? 1.1। एरिया मुझे चाहिए अभी, तो एरिया मैंने निकाला 15 बाय 4.4 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 1.1, 0.06198। अब एक चीज समझना, इसने क्या बोला? इसने बोला कोर का क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है। द कोर्स हैव अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ठीक है जी, बट द कॉइल्स आर सर्कुलर। द कॉइल्स आर सर्कुलर माने कॉइल ऐसे पास होगी भाई, ऐसे सर्कल, कॉइल ऐसे सर्कल जाएगी, लेकिन फ्लक्स तो कोर के अंदर ही आएगा ना भाई। फ्लक्स कॉइल के अंदर थोड़ी होता है, फ्लक्स किसके अंदर होता है? कोर के अंदर। फ्लक्स पासेस थ्रू कोर। तो यानी ये जो नेट क्रॉस सेक्शन एरिया आया है ना, एक्चुअली ये कोर का है, क्योंकि फ्लक्स किससे फ्लो करता है? कोर से। फाइंड द क्रॉस सेक्शन डायमेंशन ऑफ द कोर एंड द डायमीटर ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। अब ये सर्कल का डायमीटर जो है, ये है ना डायमीटर, ये क्या है? √2a। तो एरिया इज a स्क्वायर्स, जिससे एरिया कितना आ गया? सॉरी, a कितना आ गया? 0.24896। तो डायमीटर कितना हो गया? √2 इंटू a 0.352। चलो जी, ये हो गया। अगली बात इसने की है कि नंबर ऑफ टर्न्स बता दो। अगली बात इसने की है नंबर ऑफ टर्न्स बताने के लिए। अब नंबर ऑफ टर्न्स की अगर बात करोगे तो लो वोल्टेज से शुरू करोगे ना। लो वोल्टेज है डेल्टा की। डेल्टा में लाइन और फेज सेम होता है, हमेशा ध्यान रखना। टर्न्स हमेशा फेज में निकाले जाते हैं, लाइन में नहीं। टर्न्स किस में आते हैं? फेज। फेज का मतलब है एक वाइंडिंग, एक वाइंडिंग, ठीक है। तो टर्न्स अगर हम निकालें 500 बाय पर वोल्ट पर टर्न कितना वोल्टेज है? 15। तो ये कितना हो जाएगा? 100 बाय 3, 33.33। तो हमने इसको क्या मान लिया? अभी मान लो 34 मान लो, चलो। अब NH कैसे निकालोगे? NH हमेशा रेशो से निकलता है, लेकिन ये ध्यान रखना 3 फेज में कौन सी वोल्टेज यूज होती है? पर फेज 10,000 बाय √3 बाय 500 इंटू 34। क्या होता है ना, 33 क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा हमेशा ना इवन नंबर सेफ होता है, इवन नंबर से ज्यादातर आपका आंसर सही आ जाता है। 392.6, तो आप इसको 392 कह दो, ठीक है। 34 और 392, बात क्लियर हुई? तो ऐसा मत करना कि डायरेक्टली इनका रेशो 20 ले लो, ये 3 फेज है। 3 फेज में आपको रेशो किसका लेना है? फेज का लेना है, लाइन टू लाइन का नहीं। दैट इज नॉट योर टर्न्स रेशो, ठीक है भाई। चलो, आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों।
चलो ये वाले फटाफट या तो ये भी देख लो। एक हाई फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाईज आर लाइट वेट, ट्रांसफॉर्मर साइज गेट रिड्यूस्ड एट हाई फ्रीक्वेंसी। बताओ जल्दी से जरा इसका क्या आएगा। हाई पावर सप्लाई, हाई फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई आर लाइट वेट, ट्रांसफॉर्मर साइज गेट्स रिड्यूस्ड एट हाई फ्रीक्वेंसी। कम ऑन एवरीबॉडी, क्या आएगा आंसर? जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो भाई, क्या आएगा? ए, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि क्या होता है ट्रांसफॉर्मर में? वोल्टेज इज 4.44 FNBM AN, तो AN इज प्रोपोर्शनल टू V/F, ठीक है। एट हाई फ्रीक्वेंसी AN रिड्यूसेस, और पावर सप्लाई में जो है ना, क्या लगता है? पहले ट्रांसफॉर्मर, फिर रेक्टिफायर, फिर फिल्टर, फिर वोल्टेज रेगुलेटर। तो पहली स्टेज पावर सप्लाई की ट्रांसफॉर्मर होती है, ठीक है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का इसको अभी इग्नोर कर दो, आगे देखेंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर के बाद। अगला ये देखो सैंडविच कॉइल के बारे में। मैंने आपको तरह तरह की कॉइल बताई है ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो आपको ये बताना है कौन सी कॉइल को आप किससे मैच करोगे। सैंडविच कॉइल कहां यूज होती है? जल्दी से बता दो, सैंडविच कॉइल का बता दो बस मुझे। वेयर डू यू यूज अ सैंडविच टाइप ऑफ कॉइल? बताओ, वेयर डू यू यूज अ सैंडविच टाइप ऑफ कॉइल? कहां यूज करते हो? शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में यूज करते हो भाई। देन डिस्क कॉइल, डिस्क कॉइल, क्रॉस ओवर कॉइल, स्पाइरल। स्पाइरल मैंने बताया था लो पावर ट्रांसफॉर्मर में यूज होती है। स्पाइरल कॉइल कैसी होती है? अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो कैसी होती है? कुछ इस टाइप से, ये जो आप नॉर्मली दिखाते हो। तो इसमें आएगा स्पाइरल टाइप के अंदर कूलिंग ऑयल इज इन कांटेक्ट विद ईच ऑफ द वाइंडिंग। डिस्क कॉइल लो वोल्टेज कॉइल होती हैं बट हाई करंट के लिए होती हैं, और क्रॉस ओवर कॉइल हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ स्मॉल ट्रांसफॉर्मर। तो आंसर आएगा बी, ठीक है। आंसर विल बी बी। 4 1 2 3 क्लियर हुआ। स्पाइरल कॉइल के अंदर एक एक टर्न से सबसे ऑयल टच करेगा ना, क्योंकि एक के अंदर एक टर्न नहीं है, आराम से घुमा घुमा के लाए हैं, तो सारे टर्न्स को ऑयल टच करता है, ठीक है। लास्ट, इफ द आयरन कोर इज रिप्लेस बाय एयर कोर, हिस्टेरेसिस लॉस विल। आयरन कोर को अगर एयर कोर से रिप्लेस कर दें तो हिस्टेरेसिस लॉस पे क्या असर पड़ेगा? जल्दी से बताओ। कम ऑन एवरीबॉडी, व्हाट विल हैपन इफ यू रिप्लेस आयरन कोर बाय एयर कोर? Come on guys, quickly everybody. D, yes, become 0. एयर में हिस्टेरेसिस नहीं होता है, एयर के अंदर हिस्टेरेसिस नहीं होता है, किस में होता है? आयरन में, तो इट विल बिकम 0। आंसर विल बी 0। ये हिस्टेरेसिस कहां से करा रहे हो अभिनव और सौरभ भाई? इंक्रीज कहां से करा रहे हो एयर में? एयर एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, एयर का BH कर्व ये होता है, एयर का BH कर्व लीनियर होता है बंधु, ये। तो इसमें काहे का हिस्टेरेसिस? चल ठीक है। और बच्चों ये याद रखेंगे, वेंसडे से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, वेंसडे से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि मैं मेजरमेंट स्टार्ट कर रहा हूं एट 7:30 AM। तो सब लोगों को ज्वाइन कर लेना है अनअकैडमी, और आपको कोड यूज कर लेना है अंकित ESE, अंकित ESE, ठीक है। और बेटा अंकित ESE के साथ आपकी 1 ईयर फीस होगी कितनी? 27,225, 18 months 34,650 एंड 2 years 39,600। तो बेटा 2 years के लिए जाएंगे ताकि पर मंथ फीस आपकी मिनिमम रहे, और आप इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो विदाउट एनी इंटरेस्ट, ठीक है। डेबिट कार्ड पे भी मिलेगा। आइकॉनिक 1 ईयर विल बी 45,225, 2 years 66,600। अगेन बेटर गो फॉर 2 years। और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है जिसे फॉलो कर सकते हो, यू कैन सेंड मी मैसेजेस हियर। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहां मैं आज सारी पीडीएफ्स आपसे शेयर कर दूंगा, बट प्लीज डू सेंड मी अ मैसेज कि कौन कौन सी पीडीएफ अब तक मैंने आपको नहीं प्रोवाइड की है, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी। नेक्स्ट लेक्चर का टारगेट आप लोगों के लिए एक शॉर्ट्स की फॉर्म में आ जाएगा आज,
वो शॉर्ट जरूर देखना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।